आइए बच्चों, आप लोग का इस वीडियो में आज स्वागत है। और आज हम लोग चौथा लेक्चर में देखने जा रहे हैं। इससे पहले 3 लेक्चर हो चुका है। अगर आप लोग इस तीनों लेक्चर को नहीं देख सके होंगे तो पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे थे। पहले देखे हम लोग 1885 में कांग्रेस की स्थापना। उसके बाद हम लोग देखे कि मुस्लिम लीग का स्थापना कैसे हुआ, बंगाल विभाजन, प्रथम विश्व युद्ध, चौरा चोरी कांड। उसके बाद देखे चंपारण सत्याग्रह के बाद जब लखनऊ समझौता के बाद उसके हम लोग आगे आए चंपारण सत्याग्रह बिहार में, खेड़ा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरा चोरी कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना, गांधी और चित्तरंजन दास के बीच समझौता। अब 1925 में देखे के डी हेडगेवार द्वारा राष्ट्र पार्टी का स्थापना। और उसके बाद 27 में साइमन कमीशन, 28 में साइमन कमीशन भारत आया, उसका विरोध किया गया था। उसके बाद हम लोग 1828 तक देख लेते साइमन कमीशन तक। हमने देखे कि साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन का विरोध किए थे भारत के महापुरुष गरम दल के नेता जिनका नाम है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का नारा दिया था, साइमन कमीशन वापस जाओ, नारा देते हुए उन लोग का विरोध किया था। और साइमन कमीशन में उसमें जो गठन किया गया था साइमन कमीशन का, उसमें 7 सदस्य अंग्रेज थे, एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। इसलिए भारत के लोग उसके साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। तो साइमन कमीशन जब भारत आए तो जो लाला लाजपत राय हैं, उन्होंने विरोध करने के चलते अंग्रेजों ने उन्हें लाठियों से वार कर उन्हें मार दिया था, जिससे लाला लाजपत राय का कुछ समय बाद उनकी देहांत हो जाती है। तो इसी पर लाला लाजपत राय ने एक कथन निष्कर्ष दिया था कि अंग्रेजों के लाठियों से लगी मेरे सर पर वार, अंग्रेजों के लिए एक एक कातिल सिद्ध हो सकता है। यह नारा लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद लाला लाजपत राय की देहांत हो जाती है 1928 में ही। अब हम लोग देखने जा रहे थे 1929 से बोले थे कि नेक्स्ट, और उसी समय मोतीलाल नेहरू जी अपना नेहरू रिपोर्ट पेश करते हैं। नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य था भारत की स्वतंत्रता को लेकर और भारत में संविधान बनाने को लेकर, संविधान सभा का गठन करने के लिए। पहले तो उसे इनकार कर दिया जाता है, फिर उन्हें धीरे धीरे 1940 के बाद उससे नेहरू रिपोर्ट की मान्यता को प्रारूप रूप से उसे मान्यता मिलती है, फिर उसके द्वारा कार्य किया जाता है। पहले जब 1928 में पेश किए थे उस समय उनको क्या किया था, माना कर दिया गया था, नेहरू रिपोर्ट को रद्द कर दिया गया था। अब देखिए जो नेहरू रिपोर्ट 28 में पेश किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं 1929 में। 1929 में जो अधिवेशन हुआ था लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता कर रहे थे। 1929 की अध्यक्षता कर रहे थे। उस समय 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके पिताजी हैं मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट पेश किया था। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्षता करते हैं 1929 में। और उसी समय 29 लाहौर अधिवेशन कहाँ हो रहा था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन में प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और यह पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को पहली बार भारत की तिरंगा झंडा को रावी नदी के तट पर रात्रि 12 बजे इस झंडा को फहराकर भारत की पहली बार स्वतंत्रता की मांग करते हैं, पूर्ण स्वराज। और फिर उन्हें 31 दिसंबर 1929 और फिर 1930 को 26 जनवरी 1930 को भारत में पूर्ण रूप से पूर्ण स्वराज की घोषणा हो जाती है। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देखिए लाहौर अधिवेशन 1929, लाहौर अधिवेशन लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929।
लाहौर अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। देखिए लाहौर अभी पाकिस्तान में पड़ता है। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने कर रहे थे? अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हो रहा था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन देखिए, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को तिरंगा झंडा फहराते हैं। 1929 को तिरंगा झंडा रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को तिरंगा झंडा रावी नदी के तट पर रात्रि 12 बजे फहराया जाता है, फहराते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहली बार भारत की तिरंगा झंडा को फहराए। कब? 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। और उसके बाद भारत की पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था इसी लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य था पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब इसी समय इन्होंने 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारत की पूर्ण रूप से पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हैं। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज का मांग किए थे, पूर्ण रूप से स्वराज का मांग। अब 26 जनवरी को 1930 में 30 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हैं। पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हैं। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए पूर्ण स्वराज की जब से घोषणा हुई 26 जनवरी 1930 से, उसी समय से भारत की स्वतंत्रता को मनाया जा रहा था कि भारत अब स्वतंत्र हो चुका है धीरे धीरे। 1930 में सोचिए, अब भारत आज पूर्ण रूप से स्वतंत्र कब होता है? 1947। 17 साल का समय लग जाता है। नहीं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1930 में ही भारत की स्वतंत्रता का मुख्य लक्ष्य रखा था। 1930 ईस्वी में सोचिए 26 जनवरी 1930। यह देखिए 26 जनवरी से ही भारत में स्वराज दिवस मनाया जाने लगा। उसी लिए जब हम लोग का भारत का संविधान देखिएगा, धीरे धीरे चल आगे देखेंगे कि जब भारत का संविधान बन गया था 26 नवंबर 1949 को ही, फिर भी लागू नहीं होता है, क्योंकि इस दिन को यादगार बनाना था हम लोग को। कब? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए हम लोगों ने भारत के संविधान को 2 महीना लेट कर घोषणा करते हैं, उसको लागू करते हैं। इस दिन को हमको इंतजार था 26 जनवरी को, क्योंकि स्वतंत्रता सोच रहे थे तो स्वतंत्रता 15 अगस्त को मिल गई। इसीलिए संविधान को किस दिन लागू किया जाता है? 26 जनवरी। किस लिए? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी 26 जनवरी 1930 को। हर उसी समय से स्वराज दिवस मनाया जा रहा था। 26 जनवरी से ही 1930 ईस्वी से स्वराज दिवस भारत में मनाया जा रहा था। तो इसीलिए भारत की जो संविधान लागू होता है 26 जनवरी को, क्योंकि स्वतंत्र हो गए 15 अगस्त को, गांधी का जयंती भी 2 अक्टूबर को, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की घोषणा की जाती है। अब देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था
कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 में। कहाँ हुआ था? लाहौर। स्थान अभी नहीं लिखे ना, देखिए स्थान किस स्थान पर हुआ था? स्थान लाहौर। लाहौर वर्तमान में, पहले तो पाकिस्तान जो लाहौर था भारत में पड़ रहा था 1929 में, भारत में ही लाहौर पड़ता था। लेकिन जब 1947 में अलग हो गया तो अब कहाँ चला गया? वर्तमान में जो है वह कहाँ है? पाक में। पाक बोलो तो पाकिस्तान में। वर्तमान में लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। कोई दिक्कत? देखिए यहाँ तक हम लोग देखें 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहाँ हुआ था? लाहौर। वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। उस समय कहाँ था? भारत में। अब देखिए उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर 12 बजे रात्रि को भारत के तिरंगा झंडा को पहली बार फहराए थे। और उसके बाद अब जब 31 दिसंबर को फहराए थे, अब 31 दिसंबर के बाद आ जाता है 1930। तो 1930 में 26 जनवरी के दिन पूर्ण रूप से भारत की क्या करते हैं? पूर्ण स्वराज की घोषणा कर देते हैं। सोचिए, फिर भी उसके बाद 17 साल लग जाती है भारत की स्वतंत्रता होने में। अंग्रेजों के द्वारा इतनी नीतियां बनाई गई थी भारत के विरोध में, फिर भी हमें धीरे धीरे स्वतंत्रता के लिए प्रयास करते रहे और 1900 लास्ट में जाते जाते स्वतंत्रता की प्राप्ति हो ही जाती है। इसमें बहुत सारे महापुरुष, बहुत सारे वीर सपूतों ने अपनी जवानी, अपनी शहीद हुए, कुर्बान हुए, फिर भी उनकी कुर्बानी बर्बाद नहीं जाती है। देखिए अब हो गया कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1930 में। मुख्य रूप से इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं 1930 ईस्वी। 1930 ईस्वी, 1930 ईस्वी में मुख्य रूप से देखिए 1929 में जो थे ना, धीरे धीरे चला। फिर 1930 में जो हमारे भारत के प्रिय महानतम नेता महात्मा गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से मिलना चाहते थे और मिलने के बाद 1930 में ही प्रस्ताव रखे थे। कोई हो सकता है कोई मांग हो, उन्होंने उनसे मांग के लिए उनकी बोले थे कि हम इरविन से मिलना चाहते हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। इरविन ने उन्हें इनकार कर दिया था, उन्हें ठुकरा दिया था कि मैं आपसे मिलने दूंगा नहीं है, ना मिला भी नहीं। उन्हें कह दिया कि मैं आपसे नहीं मिलूंगा, मैं आपसे मिलने के लिए मेरे पास समय नहीं है। तभी महात्मा गांधी, जब कहा जाता है कि अगर जब कोई विरोध आपका करता है तो हो सकता है आप सही रास्ते पे हैं, सही मार्ग पे हैं और सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर आपका लोग विरोध कर रहे हैं तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए महात्मा गांधी का विरोध किया गया था इरविन के द्वारा, फिर वही इरविन आगे चलकर देखिएगा समझौता करेगा, मिलने के लिए तरसेगा। अगर गांधी जी उस समय लेकिन इग्नोर नहीं करते हैं, सोचिए, तो आज उन्हें इनकार कर रहा है। इसी इनकार का परिणाम है कि भारत में नमक खुद से बनाया जा रहा है और खुद अपने नमक का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। यह गांधी जी इरविन का पहली चेतावनी थी। उस चेतावनी से भारत में कुछ अच्छे भी हुआ और कुछ गलत कार्य भी हुए। अगर वो मिल जाता तो हो सकता था गांधी जी उस समय जो प्लान किए थे पूर्ण हो जाता। देखिए तो हम लोग देखते हैं 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का न्यू कब से, महात्मा गांधी के विचार कब से आया था? जब असहयोग आंदोलन 1920 में चला रहे थे तभी से। महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन चला रहे थे 1920 में, जब शुरू के तो 22 में ही उनके दिमाग में आ गया कि हमें अब सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करना है। लेकिन जब चोरा चोरी कांड हो जाता है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी स्थगित कर दिया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी उस समय लगता है कि सम्मेलन जो है, आंदोलन जो है शांतिपूर्ण ही सफल होगा। उस समय अशांति का माहौल हो गया था, इसीलिए महात्मा गांधी उन्हें स्थगित किया था। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 22 मार्च
1930 ईस्वी में होता है। 22 मार्च 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य सविनय अवज्ञा आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना। अंग्रेजों ने जो हम लोग पर नमक कानून लगाया था, उस कानून को क्या करना था, उल्लंघन करना था। क्योंकि नमक में उस समय हम लोग कुछ ज़्यादा गुलाम हो गए थे। अब हम लोग के पास कोई उस समय व्यवस्था नहीं था, असहयोग है, तो कुछ अपना सुविधा धीरे धीरे करने लगे। असहयोग के बाद फिर जब नमक उन लोग कहीं खाते थे तो कहा जाता है कि हरामियों लोग का नमक नहीं खाना चाहिए। इसीलिए महात्मा गांधी को एक बहुत चुनौतीपूर्ण था कि हम लोग को नमक खुद से बनाना है। अब महात्मा गांधी संकल्प लेते हैं और 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। 78 अनुयायियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए कब, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 ईस्वी को। इस समय वायसराय कौन था, वायसराय लॉर्ड इरविन। देखिए 12 मार्च 1930 को कहाँ से शुरू करते हैं, साबरमती आश्रम से। साबरमती गुजरात में पड़ता है, साबरमती नदी भी है। साबरमती से शुरू करते हैं और दांडी तक जाते हैं। गुजरात में दांडी जगह है, उस दांडी तक जाते हैं, तो इसीलिए इसे कहा जाता है दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। दांडी यात्रा शुरू करते हैं साबरमती आश्रम से, कहाँ तक, दांडी तक। कहा जाता है कि 241 मील चाहे 241 मील किलोमीटर चले थे, 241 किलोमीटर की यात्रा किए थे 78 अनुयायियों के साथ। 78 अनुयायियों के साथ कहाँ से, साबरमती से, साबरमती से, साबरमती से दांडी तक, साबरमती से दांडी तक यात्रा किए थे। कितने अनुयायियों के साथ, 78 अनुयायियों के साथ, 78 अनुयायियों के साथ। अनुयायियों के साथ। अब महात्मा गांधी जो है, इस समय वायसराय कौन था, अंग्रेज का वायसराय, वायसराय था लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन। वायसराय था लॉर्ड इरविन। उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन। अब देखिए 78 अनुयायियों के साथ कितना किलोमीटर, 278 अनुयायियों के साथ 241 78 अनुयायियों के साथ 241 मील की यात्रा किए थे। देखिए उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन। 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 से शुरू करते हैं। कहाँ से, साबरमती से दांडी तक। इसीलिए इसे साबरमती से दांडी तक गए थे, दांडी तक अंत हुआ, इसीलिए इसे क्या, किस नाम से जानते हैं, दांडी यात्रा, दांडी यात्रा, दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को दांडी यात्रा। तो पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने कौन सी यात्रा निकाली थी, तो दांडी यात्रा। कहाँ से शुरू किए थे, साबरमती आश्रम से, कहाँ अंत कर दिया, दांडी तक। इसीलिए इसे दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। दांडी यात्रा कब हुआ था, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 से दांडी यात्रा शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अब यही नहीं लिखे ना, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे, महात्मा गांधी जी। देखिए इसके नेतृत्व कौन कर रहे हैं, महात्मा गांधी। नेतृत्व मन होता है नेता, नेतृत्व किसके हाथ में था, महात्मा गांधी के हाथ में। महात्मा गांधी नेतृत्व कर रहे थे, महात्मा गांधी जी, महात्मा
गांधी जी। अब देखिए महात्मा गांधी 241 किलोमीटर मील 241 मील 78 अनुयायियों के साथ चलते हैं और समुद्र में दांडी पहुंचते हैं और समुद्र के जल से नमक बनाकर अंग्रेजों के द्वारा जो नमक कानून लगाए थे नमक कानून का उल्लंघन कर देते हैं। कौन? महात्मा गांधी जी। यानी नमक कानून का उल्लंघन कब करते हैं? 24 दिन की यात्रा करते हैं, 241 मील पैदल यात्रा करते हैं और पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद 241 किलोमीटर 241 मील पहुंचने के बाद महात्मा गांधी 24 दिन यात्रा किए और अंत में 5 अप्रैल 1930 को पहुंचते हैं। 5 अप्रैल 1930 को 30 ईस्वी को दांडी पहुंचते हैं। दांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल को नमक बनाकर 6 अप्रैल को समुद्री जल से 6 अप्रैल को समुद्री जल से नमक कानून का उल्लंघन नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। 5 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं। 5 अप्रैल को दांडी पहुंचने के बाद उन्होंने 5 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं। 6 अप्रैल को देखिए 5 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं। कहाँ? महात्मा गांधी जी नीचे दिखाई नहीं दे रहा, इधर लिख दे रहे हैं। देखिए 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। नमक कानून का उल्लंघन 6 अप्रैल 24 दिन यात्रा करने के बाद 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी पहुंचे और दांडी पहुंचने के बाद महात्मा गांधी ने 5 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं और वहां पर समुद्री जल से नमक बनाते हैं और खुद अपने नमक बनाकर उस नमक कानून को क्या करते हैं? उल्लंघन करते हैं और उस नमक कानून को तोड़ देते हैं। तो नमक कानून का पहली बार उल्लंघन महात्मा गांधी के द्वारा खुद से स्वयं स्वदेशी नमक बनाकर किया गया था। तो नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को 24 दिन की यात्रा किए थे 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी जी और नमक कानून बना देते हैं और पूरा हर जगह धीरे धीरे अपनी नमक का क्या करने लगते हैं? हम लोग प्रयोग करने लगते हैं और भारतीय नमक को क्या करते हैं? त्याग देते हैं। तो महात्मा गांधी की एक महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें भी लोग बढ़ चढ़कर भाग लिए थे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लिए थे। इसलिए इस आंदोलन को दूसरा जन आंदोलन माना जाता है। पहला जन आंदोलन महात्मा गांधी जी का था असहयोग आंदोलन और दूसरा जन आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कहा जाता है? दूसरा जन आंदोलन। यहाँ पे है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं है, दूसरा जन आंदोलन। दूसरा जन आंदोलन हो गया। महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 से साबरमती से दांडी तक शुरू किया गया था। इसका नेतृत्व तो महात्मा गांधी कर रहे हैं और उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। और उस समय इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। उस समय के तत्कालीन क्या थे? प्रधानमंत्री थे। कहाँ के? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रैमजे
मैकडोनाल्ड। देखिए अब उसी समय 1930 ईस्वी में ही अंग्रेजों ने गोलमेज सम्मेलन, गोल में ऐसे गोल में इसे होता है पूरा गोल में बैठा हुआ, इसी के बीच अब यहाँ मेन मान लीजिए कि विश्व बढ़ गया रैमजो मैकडोनाल्ड, सबके मान लीजिए यहाँ दलित वर्ग के लिए जगह हो गया, यहाँ अंग्रेजों के लिए, यहाँ अंग्रेजों के लिए जगह, यहाँ मुस्लिमों के लिए जगह, मुस्लिम और के लिए, यहाँ दलित के लिए, यहाँ मुस्लिम के लिए, इसमें सभी लोग अलग अलग हर जगह के लोग। मान लीजिए कि यहाँ रैमजो मैकडोनाल्ड बैठा है, यहाँ कौन, विंस्टन चर्चिल, उस समय इसका विरोधी प्रधानमंत्री था, यानी विपक्षी दल के नेता मान लीजिए, कह लीजिए उसको। इसी तरह गोलमेज सम्मेलन, पूरे गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, इस समय बीच में खाली है, पूरे लोग हरी हरी बैठे रहेंगे और सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन को नाम दिया गया गोलमेज सम्मेलन। पूरे गोल में सभी लोग अपने बैठकर मत रख रहे थे और भारत के महान महान नेता गए थे, दलित वर्ग के नेता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। कांग्रेस के इस समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कोई लोग नहीं जाते हैं, और उसी समय मुस्लिम लीग के जाते हैं, मोहम्मद अली जी भी पहुंचते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। गोलमेज सम्मेलन में मुख्य रूप से इन लोग का उद्देश्य था कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी को बुलाना, क्योंकि महात्मा गांधी ने यहाँ पर तांडव शुरू किया था, किसके विरुद्ध, अंग्रेज के विरुद्ध। नमक कानून को क्या कर दिए, उल्लंघन कर दिए थे। उन लोगों को लगता था कि हम ही लोग अथू हैं, इरविन उन्हें इग्नोर किया था। अब देखिएगा 1931 में आते आते उन्हें मिलने के लिए बेचैन हो जाएगा। महात्मा गांधी जी अपना आंदोलन शुरू किए थे, धीरे धीरे सफल बना देते। उन लोगों को लगा कि अरे यार खुद से भारत के लोग अपना नमक बनाकर खाने लगेंगे, हम लोग का नमक को कौन खरीदेगा बाजार से, कौन लोग इसका उपयोग करेगा। इसीलिए महात्मा गांधी को बुलवाते हैं और इस आंदोलन को रोकवाना चाहते हैं। कौन, अंग्रेज के जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजो मैकडोनाल्ड। और उस समय विपक्षी नेता कौन थे, चर्चिल वो दब रहा था, का हो तू बोलावत लग कि महात्मा गांधी जी के बोलावत है, बोला इतना जल्दी आवत है गंदिया तुम्हारे कहले पर। अब उधर विपक्षी भाई नेता है और उधर पक्ष दल के नेता है कौन, रैमजो मैकडोनाल्ड। उनको चाप रहा है कि देखो है इतना प्रधानमंत्री बनेला, अपने आप के गवर्नर समझेला, का बोल कोई नहीं आई। अब उनको बहुत बेइज्जती महसूस होता है कि अरे यार हम प्रधानमंत्री हैं, ऐसे विपक्षी लोग बोल रहे हैं। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 ईस्वी में। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में होता है। 1930 ईस्वी में कब से पहला गोलमेज सम्मेलन होता है, 12 नवंबर से 19 जनवरी, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक होता है पहला गोलमेज सम्मेलन। अब उसको रैमजो मैकडोनाल्ड को लगा कि विपक्षी दल बहुत विरोध कर रहा था, कहीं कि नहीं बुलाते तो समझ ली कि उधर प्रधानमंत्री भी है तो उनके ऊपर बहुत प्रेशर जा रहा है विपक्षी दल का। अब प्रेशर चढ़ाते हैं किसको, जहां भारत के वायसराय उस समय थे लॉर्ड इरविन, इसको चढ़ाते हैं कि देख इरविनवा कैसहू कह के गांधी जी के भेज, नहीं तो तुर कोनो खैरियत नहीं रह जी। अब इधर इरविन घबरा जाता है, क्योंकि इसलिए घबराता है क्योंकि उस समय इरविन ने महात्मा गांधी से मिलने को इनकार किया था। अब तो उनसे मजबूरी में मिलना ही पड़ेगा, उसको मजबूरी में मिलेगा किसी भी हालत में, कहें कि अगर नहीं मिलेगा तो बोला था रैमजो मैकडोनाल्ड कि तुम्हें उस पद थे जो वायसराय पद, उससे क्या कर दिया जाएगा, तुम्हें हटा दिया जाएगा। और उधर से विंस्टन चर्चिल का भी था कि देख कैसे के भेज नहीं तो तोरी जा रोजगार के होके बंद करवा दो जी, क्या कर रहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। गोलमेज का समझ में आया कि पूरे गोल में बैठकर सभी लोग नेता, विपक्षी दल के अलग अलग नेता, जिसे पक्ष दल के नेता हो गए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वायसराय बैठते थे उस समय, मुस्लिम दल के नेता, दलित वर्ग के नेता, कांग्रेस के नेता अलग अलग उस गोलमेज सम्मेलन में बैठते थे। जो भी बात होता था उस पर बात करते थे, सभी अपने अपने मत को रखते थे। देखिए यहाँ तक समझ में आएगा 1930 में। अब देखिए 1930 ईस्वी में ही क्या होता है, गोलमेज सम्मेलन। देखिए गोलमेज, गोल हो गया, मेज मन हो गया, पूरा बता दें गोलमेज सम्मेलन। और यहाँ देखिए कब स्थापना, प्रारंभ लिख सकते हैं चाहे स्थापना लिख दें, कब हुआ था, कब हुआ। देखिए पहला प्रथम गोलमेज सम्मेलन
प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से हुआ था? 12 नवंबर से 1930 से 19 जनवरी 1931 ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं मुस्लिम लीग के नेता, यहाँ पर लिख नहीं सकते हैं, बोल दे रहे हैं, मुस्लिम लीग के नेता जाते हैं मोहम्मद अली और दलित वर्ग के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, दलित वर्ग के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जाते हैं और मुस्लिम वर्ग के नेता मोहम्मद अली जाते हैं। इसमें कांग्रेस के नेता शामिल कोई भी नहीं पहुंच पाते हैं, कोई जाते भी नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी जाते तो उस समय महात्मा गांधी अपने तांडव कर शुरू किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सब प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर से 1930 से 19 जनवरी 1931 ईस्वी, 12 नवंबर 1930 से 31 जनवरी 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक चला। अब देखिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। प्रथम गोलमेज में कौन कौन लोग गए थे? दलित वर्ग के नेता अंबेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी और मुस्लिम वर्ग के नेता मोहम्मद अली जी, 2 लोग जाते हैं। और लोग भी जाते हैं लेकिन 2 मुस्लिम लीग के और दलित वर्ग के, कांग्रेस वर्ग के कोई नहीं जाते, कांग्रेस के। अब देखिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 7 सितंबर 1931 से 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, 1931। कभी कभी मिनी डेट पे पूछ देता है, याद करिए। प्रथम 1930 में, यानी कब से? प्रथम जो हुआ था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931, 12 नवंबर 1930 से 31 जनवरी 1931 प्रथम 19 जनवरी 1931, और दूसरा जो है 7 सितंबर 1931 से 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। देखिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन होने से पहले पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस वर्ग के नेता कोई भी नहीं पहुंचते हैं। उस समय विपक्षी नेता रैमजे मैकडोनाल्ड जो पक्ष नेता थे और विपक्षी थे विंस्टन चर्चिल, उनके द्वारा विरोध किया जाता है कि आप महात्मा गांधी कांग्रेस वर्ग के लिए यह सम्मेलन बुलाए थे, लेकिन उसमें तो कोई नहीं शामिल होते हैं। उस समय वो उनका विरोध करते हैं और उन पर व्यंग कसते हैं। किस पर? पक्ष दल के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड पे। तो उसी समय विंस्टन चर्चिल जो हैं, उसी समय विंस्टन चर्चिल जी अपना लॉर्ड इरविन को कहते हैं कि लॉर्ड इरविन से वह संदेश देते हैं कि इस बार कांग्रेस वर्ग के नेता को किसी तरह करके इस दूसरा गोलमेज सम्मेलन में आना आवश्यक है, वरना आपका क्या हालात होगा समझ लेना। तो उस समय जो लॉर्ड इरविन है घबरा जाता है। अब सोचता है कि अगर वह गांधी जी नहीं पहुंच पाते तो उस समय कुछ भी कर सकता था। ब्रिटेन जो प्रधानमंत्री थे उस समय ब्रिटेन के, उसे हटा भी सकता था उस पद से। इसीलिए उन्हें रैमजे मैकडोनाल्ड को उन्हें चेतावनी भी दिया। विंस्टन चर्चिल भी किसी तरह होकर सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो नमक कानून बनाया गया था उसका विरोध उल्लंघन हुआ था, जो नमक कानून का,
सोच रहे थे कि अब इसको कम से रोकवाया जा सके, अभी भी सविनय आंदोलन महात्मा गांधी चला रहे थे। उसी बीच इरविन ने महात्मा गांधी से मिलने का बात करते हैं, और गांधी इरविन और गांधी के बीच एक समझौता है जिसका नाम है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो है उसे नाम समझौता है गांधी इरविन समझौता। जो गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 ईस्वी को, 5 मार्च 1931 ईस्वी को किसके किसके बीच? महात्मा गांधी कांग्रेस वर्ग के नेता और इरविन इंग्लैंड जो भारत के वायसराय थे उस समय, कौन? लॉर्ड इरविन। इरविन और महात्मा गांधी के बीच समझौता है जिसका नाम होता है महात्मा गांधी और इरविन समझौता। महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है, जैसे महात्मा गांधी इरविन समझौता, चाहे इरविन समझौता के नाम से या पैक्ट के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता होता है 5 मार्च 1931। देखिए नीचे लिखेंगे, अब यहाँ तीसरा गोलमेज सम्मेलन को भी लिख देंगे। देखिए 5 मार्च 1900 कौन? लॉर्ड इरविन समझौता। इरविन समझौता, लॉर्ड इरविन समझौता, लॉर्ड इरविन समझौता। लॉर्ड इरविन समझौता कब होता है? लॉर्ड इरविन समझौता, चाहे इरविन समझौता कहीं कहीं देता है। देखिए कब होता है? 5 मार्च 1931 ईस्वी। 5 मार्च 1931 ईस्वी किसके किसके बीच होता है इरविन समझौता? महात्मा गांधी और महात्मा गांधी और इरविन के बीच। उस समय वायसराय था और इरविन के बीच। इरविन कौन? इरविन के बीच, चाहे मध्य माने उन दोनों के बीच होता है। लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच 5 जून 1931 ईस्वी को समझौता होता है, लॉर्ड इरविन समझौता। चाहे इसे इरविन पैक्ट माने समझौता ही होता है। देखिए इस जो समझौता होता है इसमें मुख्य उद्देश्य 5 मार्च इसका मुख्य उद्देश्य था, इसका मुख्य जो उद्देश्य था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इसका मुख्य उद्देश्य था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी को भेजना, यानी कांग्रेस के नेता को भेजना, कांग्रेस वर्ग के नेता को भेजना एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करवाना। सविनय अवज्ञा एवं सविनय अवज्ञा को स्थगित करवाना, स्थगित करना, सविनय अवज्ञा को स्थगित करना। उन लोगों का उद्देश्य था कि महात्मा गांधी आ जाएंगे तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो स्थगित हो जाएगा और नमक कानून जो है धीरे धीरे अभी चर्चित नहीं हो पाएगा, इसलिए उन लोगों का मुख्य उद्देश्य था। मुख्य उद्देश्य था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस वर्ग के नेता को, कहा लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, इंग्लैंड, लंदन कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में। अभी वर्तमान में इंग्लैंड का राजधानी कहाँ है? लंदन। तो यह समझौता लंदन में ही हो रहा था। तो उसी समझौता में क्या करना? गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बुलाना और उसका मुख्य उद्देश्य सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी भंग कर देना, उन लोगों का मुख्य उद्देश्य था। अब जब गांधी इरविन समझौता होता है इस समय महात्मा गांधी जी भी अपना रणनीति रखते हैं, 11 सूत्री समझौता की मांग करते हैं। तो 11 सूत्री समझौता, 11 सूत्री समझौता, 11 सूत्री समझौता, 11 सूत्री समझौता किसके किसके बीच होता है? वही एमजी गांधी, महात्मा गांधी एवं इरविन के बीच।
इरविन के बीच। 11 सूत्री समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था? 11 सूत्री समझौता में महात्मा गांधी के द्वारा कई मांग किए गए थे। किससे? लॉर्ड इरविन से। इनका मुख्य कई मांग था कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, हम जरूर उसमें जाएंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, लेकिन मेरा भी कई शर्त है। जो भारत में लोग हैं, भारत में कई जो महापुरुष लोग हैं, उन लोग पर कोई अब गिरफ्तार नहीं करेंगे अंग्रेज लोग। हम लोग को अपने मन से जो हम लोग कार्य करेंगे उन्हें करने देंगे। सूती वस्त्र का विरोध नहीं करेंगे। हमारा जो नमक बना है, हम लोग पर कोई नमक पर कोई कर नहीं अब लगाएंगे। हम लोग अपना नमक का प्रयोग करेंगे। हम लोग अब स्वतंत्र रहेंगे। और जो हमारे नेता लोग हैं, जितने लोग को गिरफ्तार किया था, सबको क्या कर दिया जाए? रिहा कर दिया जाए। महात्मा गांधी ने इस 11 सूत्री समझौता में कई सारे मांग किए थे, जिसमें कई सारे मांग बहुत सारे मांग पूरा भी होते हैं और कुछ मांग पूरा अधूरा भी रह जाता है। और इरविन उसे कहता है कि मैं ठीक है, मैं इसको क्या कर दूंगा? पूरा कर दूंगा। इसीलिए महात्मा गांधी मान जाते हैं और इस समझौता के लिए 11 सूत्री समझौता में लॉर्ड इरविन का सपोर्ट करके वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। और क्या करते हैं? जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। जो दूसरा जन आंदोलन था उसे स्थगित करके और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच चला था। अब दूसरा सम्मेलन में कौन कौन जाते हैं? फिर कांग्रेस वर्ग के नेता महात्मा गांधी जी, कांग्रेस से महात्मा गांधी जी, और दलित वर्ग के नेता फिर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, और मुस्लिम लोग के भी जाते हैं नेता, और इनके साथ महिला भी जाती है जिनका नाम है सरोजिनी नायडू जी भी। सरोजिनी नायडू भी महात्मा गांधी के साथ जाते हैं। किसमें? दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। अब जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जाती है तो अब इनका नजरिया सरोजिनी नायडू ने सोची, और सरोजिनी नायडू बिना सोचे समझे दूसरा गांधी का उपाधि किसे दे दी थी? लॉर्ड इरविन को। उन्होंने सोचा कि गांधी का दूसरा रूप है जो गांधी की हर मांगों को मान ले रहा है, लेकिन उन्होंने सही नजरिया से नहीं देखी कि वो जो भारत के साथ छल कपट कर रहा है। उन्होंने सोची कि बहुत अच्छे भारत के लिए कार्य कर रहा है। महात्मा गांधी के 11 सूत्री समझौतों को मांग लिया और इन्हें दूसरा गोलमेज सम्मेलन में बुला रहा है, प्रेम से, सम्मान से, लेकिन वो सिर्फ अपने मकसद से बुला रहे हैं। दुनिया हर जगह मतलबी है, रिश्ता भी मतलबी है। अगर तुमसे चाहत है, तुमसे जरूरत है तो लोग तुमसे बोलते हैं। अगर कोई काम नहीं है तो लोग तुम्हें कोई चाहने वाले, कोई पूछने वाले नहीं हैं। लेकिन सरोजिनी नायडू को उस समय दिखा नहीं। दूसरा गांधी के नाम से दूसरा गांधी की उपाधि किसे दी थी? दूसरा महात्मा की उपाधि किसे दी थी? और लॉर्ड इरविन को। तो भारत का दूसरा गांधी किसे कहा जाता है? लॉर्ड इरविन को। दूसरा महात्मा के नाम से लॉर्ड इरविन को कहा जाता है। किसने कही थी? सरोजिनी नायडू जी। सिर्फ इस व्यक्तित्व के विचारधारा को देखते हुए, या नहीं सोचे कि वो हम लोग के साथ क्या कर रहा है। उन्होंने देखा कि अरे अरे गांधी जी के हर बात को मान रहा है, इसीलिए उन्हें कहा था कि ठीक है, यह गांधी का दूसरा रूप है। कौन? लॉर्ड इरविन। अब देखिए, जब गांधी जी जाते हैं तो उस समय दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाता है। फिर देखिए, हम सीधा बोल दें कि उस समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजो मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन में है और उसके विपक्षी हैं विंस्टन चर्चिल जी। इसके बाद बनेंगे 1900, जब रैमजो मैकडोनाल्ड जटेंगे तब वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं। कौन? विंस्टन चर्चिल जी। देखिए, तो उस समय विंस्टन चर्चिल जी थे। अब उस समय प्रधानमंत्री वहाँ के विपक्षी विंस्टन चर्चिल, अब पक्ष के नेता कौन थे? रैमजो मैकडोनाल्ड। प्रथम में गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजो मैकडोनाल्ड, दूसरा में भी, और तीसरा में जब होगा तो वही होंगे। देखिए, तो गांधी जब जाते हैं तो वहाँ उस समय विपक्षी प्रतिपक्ष दल के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल जी। उन्हें महात्मा गांधी के वेशभूषा को देखकर उन्होंने एक उपाधि दिया। कहा कि यही जो व्यक्ति थे, यही जो फकीर था जो आने वाला नहीं चाहता था, इनके लिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन हम लोग करवा दिए, उसमें नहीं आया, यही बड़का 30 मरखा आदमी है। और उन्हें एक उपाधि देता है जिसके नाम है अर्धनग्न फकीर। क्योंकि महात्मा गांधी गए थे तो सिर्फ धोती लपटे थे और धोती गमछी पर गए थे। अब
ऐसा थोड़ा है कि नेता आदमी एकदम झाड़ झूड़ के एकदम साधारण रह रहे थे। ऐसा नहीं कि वो पहले से ही साधारण थे, पहले वो वकालत किए थे, तो वकालत समझे, वकालत हर वस्त्र को धारण किए रहते हैं। उस समय महात्मा गांधी एकदम इन्हें कि बचपने से वह धोती गमछी पहने करते थे, उस समय वह धोती पहना करते थे, नहीं उस समय सूट बूट पूरा झाड़कर वकालत की लड़ाई लड़ रहे थे। फिर धीरे धीरे जब भारत की स्थितियाँ परिस्थितियाँ थे तो उस समय बदलते गए, और महात्मा गांधी जब वहाँ पर जाते हैं तो आधा शरीर उनका उघार मतलब आधा शरीर से कपड़ा नहीं ढका था, आधा ढका था, इसीलिए उन्हें विंस्टन चर्चिल ने एक उपाधि देता है जिसे नाम है अर्धनग्न फकीर। तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर का उपाधि किसने देता है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। कहा था कि ये बुढ़वा के चलते दूसरा गोल में सम्मेलन बुलावे के पड़ लिया था ना, बड़का हो गल वहाँ हमनी के इतना बोले पर नहीं किया हुआ था, करे हमनी का गुलाम उनके मन में सब कि हम लोग उनको गुलाम बनाए हैं तभी नहीं आ रहा है। लेकिन महात्मा गांधी क्या पता कि तू गुलाम खाली ऊपर से अब धीरे धीरे हमनी के अंदर से तो के खत्म करती जा। ब्रिटेन धीरे धीरे छोड़ता, भारत अब धीरे धीरे परिपक्व हो रहा था, अपने आप से परिपक्व हो रहा था और देश की स्वतंत्रता के लिए आह्वान खुद देने वाला था। उसके विरोध में सोचिए महात्मा गांधी के कैसे बेइज्जती करते हुए अर्धनग्न फकीर कहा कि आधा नंगा है, फकीर व्यक्ति है, बहुत सारे गलत शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन उन्हें कुछ दिक्कत नहीं। और जानते थे कि अगर हम कि ऐसे बोलत हुए फकीर आदमी ठीक है, हम ना ये थी तू अपन काहे न गोल में सम्मेलन पहला पूर्ण कैले दूसरों कर लेते, का जरूरत ला हमके बोलौले का। फिर भी वह जानता था कि अगर कांग्रेस के नेता नहीं आते तो यह आंदोलन को फिर जो सम्मेलन कराया जाता, फिर यह सम्मेलन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। इसीलिए महात्मा गांधी को तो यह उपाधि मिल गया अर्धनग्न फकीर का उपाधि। कब? दूसरा गोलमेज सम्मेलन में विंस्टन चर्चिल के द्वारा हो गया। और जब जिस उद्देश्य से महात्मा गांधी जी गए थे वह उद्देश्य भी नहीं पूरा हो पाता है और उनके हर कार्य अधूरे रह जाते हैं। किसके? महात्मा गांधी जी के। अब महात्मा गांधी जी जब जा रहे थे उस समय उनके जाने से पहले जब 11 सूत्री समझौता हुआ था इरविन और जब इरविन और महात्मा गांधी के बीच समझौता हुआ था 11 सूत्री समझौता, तो महात्मा गांधी ने कहे थे कि जो हमारे गर्म दल के क्रांतिकारी नेता हैं उन्हें छोड़ दीजिए, लेकिन उन्हें तो छोड़ा, लेकिन उस समय महात्मा गांधी छोड़वा कर नहीं गए। उन्होंने सोचा कि ठीक है हम चले जाएंगे तो वह छोड़ ही ना देगा, लेकिन वह क्या करते हैं, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 महात्मा गांधी जी जाते हैं, उन्हें क्या करता है, जब आंदोलन भी स्थगित कर देते हैं और उन्हें गर्म दल के नेता थे भगत सिंह, सुखदेव और गुरुदेव रिहा करने को बोलता है, लेकिन उन्हें रिहा नहीं करता है अंग्रेज लोग। और उन लोग ने 3 मेरे वीर सपूत ये। अब उस समय महात्मा गांधी की एक यही भूल थी, एक गलती थी कि उन लोग को छुड़वा कर रिहा करवा कर नहीं जाते हैं। अगर वह चाहते तो रिहा हो जाता, लेकिन वह रिहा नहीं करवाते हैं, जिससे थोड़ी सी गलती की चलते भारत के 3 सपूत महापुरुष की शहीद हो जाते हैं। फांसी की सजा अंग्रेजों द्वारा दे दी जाती है 23 मार्च 1931 ईस्वी में। किसको किसको? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु या गुरुदेव कह दीजिए, राजगुरु लिख दीजिए, राजगुरु या सुखदेव के नाम से इन्हें जाना जाता है। भगत सिंह, सुखदेव या राजगुरु या गुरुदेव के नाम से। गुरुदेव एक महात्मा गांधी का उपनाम है, वो वाला, अरे रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम है गुरुदेव, वो वाला गुरुदेव नहीं, इनका नाम जो राजगुरु जी हैं, चाहे इन्हें राजगुरु को क्या कहा जाता है, राजगुरु को भगत सिंह, सुखदेव, गुरुदेव देखिए। अब कब 23 मार्च 1931 को क्या कर देते हैं, तीनों लोगों को फांसी दी जाती है। महात्मा गांधी की एक मिस्टेक से, एक थोड़ी सी भूल के चलते ये तीनों लोग क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। आज हम लोग को बहुत दुखी का बात होता है कि मेरे 3
बड़े सपूतों ने अपनी जान गंवा दी। फिर भी महात्मा गांधी ने थोड़ी सी, उन्हें भी गलत की एहसास हुई, अगर वो रिहा करवा कर जाते तो ऐसी वह भारत में 3 बड़े गर्म दल के नेता शहीद नहीं हो पाते। फिर भी उसे महात्मा गांधी अपनी थोड़ी सी गलती के चलते 3 लोग शहीद हो जाते हैं, 3 लोग को फांसी दे जाती है। फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं और महात्मा गांधी का दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जो उद्देश्य से गए थे वो उद्देश्य भी नहीं पूरा होता है, जिससे महात्मा गांधी फिर निराश होकर भारत में आ जाते हैं। और जब भारत में आते हैं तो पुनः उस सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करते हैं। लेकिन पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1932 में जब शुरू करते हैं तो उसी समय तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932, 17 नवंबर 1932 से 17 नवंबर 1932 से 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक, 1932 ईस्वी तक। जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के सारे प्लान फेल हो जाते हैं और 3 लोग भारत के शहीद भी हो जाते हैं। महात्मा गांधी अपने गलती को एहसास करते हैं। फिर भी वो आकर जब 32 में आते हैं, जो तीसरा पुनः वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरू करते हैं। फिर भी अब वो आंदोलन जो पहले रूप से चल रहा था, पहले जो जोर था उस आंदोलन में, वो जोर अब कम पड़ जाता है। उसमें अब लगता है कि वो जो आंदोलन है थोड़ा थोड़ा कमजोर होते जा रहा है और वह साफा लगता है कि धीरे धीरे उस जोर में नहीं पकड़ रहा था, उस रफ्तार से आंदोलन नहीं चल रहा था जिस रफ्तार से पहले आंदोलन चल रहे थे। महात्मा गांधी निराश हो जाते हैं और यह जो दूसरा फिर पुनः जब दूसरा बार सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं 32 में, पुनः धीरे धीरे जाते जाते फिर 32 में क्या हो जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो जाता है। फिर 32 में शुरू करते हैं धीरे धीरे, 34 में जाते जाते पुनः दूसरा गोलमेज सम्मेलन क्या हो जाता है, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः दूसरा बार जो शुरू हुआ था 32 में, अब उस रफ्तार से नहीं थे जिसमें दूसरा पहले लोग ने रफ्तार पकड़ी थी। अब वो रफ्तार धीरे हो गई थी। जनता में उतनी आक्रोश जोश नहीं पैदा थी जो पहले गोलमेज सम्मेलन में जोश पैदा हुआ था। इसीलिए महात्मा गांधी अब इसे अपनी गलती का एहसास होता और पुनः 31 चलता और 32 में जाते 34 में जाते इसे पुनः